नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं दीवानी और फौजदारी मामलों की। दीवानी मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं, और मूल कानून की बात करेंगे और प्रक्रियात्मक कानून की बात करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि सीपीसी क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है, इसका क्या यूज़ है। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता का परिचय करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि मामले कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मामले चलते हैं कोर्ट में वो दीवानी और फौजदारी प्रकृति के होते हैं। अब दीवानी और फौजदारी प्रकृति देखेंगे आप, ये दीवानी और फौजदारी। दीवानी मामले जिनको सिविल मामला भी कहा जाता है, व्यवहारवाद भी कहा जाता है या मुकदमा भी कहा जाता है। तो दीवानी मामले हो, चाहे सिविल वाद हो, चाहे व्यवहारवाद हो, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अब सिविल वाद कौन से होते हैं, किनको हम सिविल वाद बोलेंगे? तो जैसे कि ज़मीन जायदाद के जो विवाद होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद होते हैं, रुपयों पैसे को लेन देन को लेकर के जो विवाद होते हैं, जैसे आपको रुपए पैसे लेना है, व्यापारिक लेन देन के संबंध में कोई विवाद है, वैवाहिक विवाद है, तलाक के मामले हैं, किसी अधिकार या दायित्व संबंधी वाद है, आप चाहते हैं कि ये मेरा अधिकार है या मैं इस संपत्ति का स्वामी हूँ, मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ। इस तरीके से जो विवाद होते हैं अधिकार संबंधी, दायित्व संबंधी, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसका यह दायित्व है, इसे ये काम करना चाहिए, तो ये इस प्रकृति के जो मामले होते हैं, ये ऐसे मामले दीवानी या सिविल या व्यवहारवाद कहलाते हैं। इनको मुकदमे भी कहा जाता है। तो दीवानीवाद या सिविलवाद या व्यवहारवाद या मुकदमे, ये सभी एक ही चीज़ होती है। और एक चीज़ ये होती है दीवानी मामलों में कि इस दीवानी मामलों में सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। इसमें नुकसान या मुआवजा या फिर संपत्ति को लौटाए जाना, किसी अधिकार या दायित्व का निर्धारण किया जाना, इस तरीके के इसके अंदर निर्णय होते हैं। अब ये तो हो गया सिविलवाद। फौजदारी मुकदमे या दांडिक मुकदमे, ये दोनों एक ही नाम है। आप फौजदारी कह लो या दांडिक कह लो, दोनों एक ही प्रकार के मुकदमे, एक ही है। तो ये जो मारपीट के मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं, बलात्संग का मामला आया, चोरी, लूट, डकैती इत्यादि जो मामले होते हैं, ये सब फौजदारी प्रकृति के होते हैं या फिर दांडिक प्रकृति के होते हैं। दांडिक मामलों में सज़ा का प्रावधान होता है। इनमें या तो फांसी हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या कुछ सालों का कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या मतलब कि जिसमें दंड दिया जाता है। मुख्य बात है कि जिसमें दंड दिया जाता है वे फौजदारी मुकदमे होते हैं या दांडिक मामले होते हैं। कानूनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला होता है मूल कानून और दूसरा होता है प्रक्रियात्मक कानून। तो मूल कानून ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिद्धांत दिए हुए होते हैं या लॉ दिया होता है, जिसके अंदर कि भाई ये कानून है, आपको ऐसा काम इसमें होना चाहिए, इसमें ये प्रक्रिया से इसमें ये इतना दंड दिया जा सकता है, या फिर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इस तरीके से ये लॉ, इसके अनुसार आपको काम करना है। तो इसमें ये होते हैं मूल प्रकृति के कानून। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं भारतीय संविदा अधिनियम, ये मूल कानून होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इत्यादि, ये बहुत से और भी मामले हैं, ये सारे मूल कानून कहलाते हैं। इसके अंदर प्रक्रिया नहीं बताई हुई होती है। अब प्रक्रिया संबंधी जो कानून होता है वो प्रक्रियात्मक कानून कहलाता है। प्रक्रिया संबंधी कानून देख लेते हैं हम। जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल कोर्ट अधिनियम, प्रेसिडेंसी टाउन स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता इत्यादि। तो सिविल वाद जो होते हैं, व्यवहारवाद या सिविल वाद या फिर दीवानी मुकदमे जो होते हैं, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी, न्यायालय इसकी कैसे सुनवाई करेगा, ये हमें पढ़ने को मिलता है सिविल प्रक्रिया संहिता से। किस तरह से वाद प्रस्तुत किया जाएगा, वाद क्या होता है,
प्रतिवादी कौन होता है, वादी कौन होता है, वाद कब पेश किया जाएगा, वाद के अंतर्गत क्या आता है, लिखित कथन क्या होते हैं, कब साक्ष्य पेश की जाएगी, साक्ष्य पेश करने के बाद पहले साक्ष्य कौन पेश करेगा। इस तरीके की सारी प्रक्रिया जो है हमें सिविल प्रक्रिया संहिता में पढ़ने को मिलती है। तो जिसमें हमें प्रक्रिया बताई जाती है वे प्रक्रियात्मक कानून कहलाते हैं। किंतु आज हम बात करने वाले हैं सिविल मामलों में सुनवाई किस कानून या अधिनियम के अनुसार होगी। तो सिविल मामलों में जो सुनवाई होती है, सिविल मामलों की जो सुनवाई होती है वो सीपीसी या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार होती है। ठीक है, की जाती है। सीपीसी जो है हमारी 1 जनवरी 1909 को लागू हुई है और यही अभी सुनवाई में चल रही है। इसी से अभी न्यायालय में सारी प्रक्रिया का पालन कराया जाता है। तो अगर आप सीपीसी लेकर के नहीं बैठे हैं तो सीपीसी ले लीजिए इस लेक्चर को सुनने के पहले। और देखिए सीपीसी जब आप खोलेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता खोलेंगे, तो सबसे पहले उसके अंदर संहिता का उद्देश्य बताया है कि इस संहिता का क्या उद्देश्य है। देखेंगे इस संहिता का क्या उद्देश्य। तो उद्देश्य जैसा कि उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करना दोनों। मतलब सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया, मतलब सिविल न्यायालय की प्रक्रिया कि न्यायालय किस प्रकार से काम करेगा, उससे संबंधित विधियों को, मतलब कि प्रक्रिया से सिविल न्यायालय में काम करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है उससे संबंधित जो भी विधि बनी है, जो भी कानून बना है, उसको समेकित करना। समेकित करना मतलब कि उसे एक जगह पर एकत्रित करना, वैधानिक कानूनों को एकत्रित करना और संशोधित करना। संशोधित करना मतलब उसे किसी प्रकार से अपडेट करना, ताकि क्यों करना, ताकि यह उस समय मौजूद परिस्थितियों पर लागू हो सके जब समेकित अधिनियम लागू होता है। मतलब इसका मूल उद्देश्य ये है कि भाई सिविल प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी विधियां हैं उसको इकट्ठा करो, एकत्रित करो, और उसमें अगर उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है, संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है उस समय मौजूद परिस्थिति के अनुसार। मतलब कि 1908 में हमारी सीपीसी बनी है, उस समय में जो परिस्थितियाँ रहेगी उसके अनुसार इसको संशोधित कर लो। आज हमारा 2023 चल रहा है और आज के समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता को 2 भागों में विभाजित किया है कि कई बार तो ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता है। स्टूडेंट की क्या बात कर ले, बहुत से ऐसे एडवोकेट है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कितने भाग में है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वह 2 भागों में, पहला भाग जो है उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 1 से 158 तक धाराएं बताई गई हैं। ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में ये इनको सैद्धांतिक कानून बोलते हैं, कानून बोलते हैं, जिसे हम सैद्धांतिक भी बोल सकते हैं या कानून भी बोल सकते हैं। ये मूल प्रकृति के होते हैं। मतलब सीपीसी के पहले भाग में कानून बताया गया है कि सिविल न्यायालय में प्रक्रिया कैसे चलेगी। और ये जो मूल कानून होते हैं इसमें अगर किसी प्रकार से संशोधन करना है तो संशोधन करने की जो अधिकारिता है केवल विधायिका के पास ही है। विधायिका मीन्स या तो विधानमंडल या फिर संसद, ये ही इसके अंदर किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। सीपीसी का भाग 2 में पहली अनुसूची आती है और पहली अनुसूची में प्रक्रिया बताई गई है। इसमें तरीके बताए गए हैं कि अब भाग 1 में जो कानून बताया गया है उसको किस तरीके से उसका पालन कराया जाएगा, उसके संबंध में क्या विधि होगी, और तो तरीकों से संबंधित जो विधि है, प्रक्रिया से संबंधित जो विधि है वो भाग 2 की पहली अनुसूची में बताई है। और पहली अनुसूची में आदेश शामिल किए गए। देखेंगे कि किसी न किसी कानून को हमें उसकी पहचान करना है, किसी को कोई नाम देना है तो उसको
जो पहले मूल कानून है भाग 1 के उसमें उसे धारा से संबोधित किया गया है, और प्रक्रिया संबंधी उसकी जो हेडिंग बताई गई उसे आदेश और नियम से संबोधित किया गया है। तो पहले अनुसूची में आदेश 1 से लेकर के 51 तक 51 ऑर्डर्स हैं, और हर एक आदेश में बहुत से नियम भी बताए गए हैं। आदेश में क्या है, जैसे कि भाग 1 में कानून देख लिया हमने, अब उस कानून का पालन कैसे होगा कि अब भाग 1 का हम अगर आदेश 1 देखेंगे तो उसमें बताया है वाद के पक्षकार, पक्षकार मतलब पार्टीज, कि वाद के पक्षकार कौन होंगे, कैसे उन्हें जोड़ा जाएगा, कैसे किसी पक्षकार को हटाया जा सकता है, ये सारी बातें नियमों में बताई गई, आदेश 1 के नियमों में बताई गई है। अब जो आदेश और नियम है, आदेश और नियमों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार, स्थानीय परिस्थिति मतलब कि अगर ये जो एक्ट है ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, अगर किसी राज्य में कुछ परिस्थितियां बदलती है तो उसमें अब संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी प्रक्रिया में। तो आदेश और नियमों में संशोधन करना है या परिवर्तन करना है तो उच्च न्यायालय को भी पावर होती है, हाई कोर्ट को भी पावर होती है कि वो आदेश और नियमों में उसकी प्रक्रिया में किसी प्रकार से संशोधन कर सकता है, उन नियमों को रद्द कर सकता है, बदल सकता है, उनका विलोपन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या परिवर्धन कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी विधायिका है उसे भी ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, आपको पढ़ने को मिलेगी। अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो कि भारत की सिविल प्रक्रिया संबंधी कानून को बताता है, इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या हिस्ट्री है, हम देख लेते हैं। तो जो सीपीसी है ये हमारी सबसे पहली बार 1859 में लागू हुई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में जो पहली बार जो कानून आया था वो 1859 में आया था। इसके बाद इससे काम नहीं बना तो दूसरी प्रक्रिया संहिता आई जो कि 1877 में पारित की गई थी, और जब 1877 की जो संहिता आई उसके द्वारा 1859 की संहिता सीपीसी को निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसके पश्चात इससे भी काम नहीं बना और भी प्रक्रिया संबंधी कुछ समस्या आने लगी, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 में तीसरी सिविल प्रक्रिया संहिता पारित की गई। फिर भी इससे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, प्रक्रिया संबंधी बहुत से त्रुटियां रह गई थी, कमियां रह गई थी, कुछ परेशानियां आ रही थी। तो फिर 1908 में एक सिविल प्रक्रिया संहिता पारित की गई, और 1908 में जो सीपीसी पारित की गई उसके अनुसार 1882 की सीपीसी को निरसित कर दिया गया, और आज हम जो संहिता पढ़ रहे हैं वर्तमान में वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है या दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। 1908 का हमारा यह एक्ट है। संहिता इसे इसलिए कहा जाता है, संहिता का मतलब होता है जिसमें कानून भी दिए गए हैं और प्रक्रिया भी बताई गई है। तो जहाँ भी संहिता शब्द जुड़ता है इसका अर्थ है कि इसमें कानून भी है और उसकी प्रक्रिया भी बताई गई है। ठीक है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 देखेंगे आप, तो धारा 1 ये कहती है कि ये जो संहिता है हमारी सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन, 1909 की जनवरी का प्रथम दिन, यानी कि प्रथम दिन 1 तारीख जनवरी 1909, मतलब 1 जनवरी 1909 को ये प्रवर्तन में आई है और आज भी यह संहिता प्रवर्तन में है। इसी के अनुसार भारत में सिविल प्रक्रिया संबंधी मामलों की सुनवाई हो रही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इस संहिता का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। विस्तार कहाँ कहाँ पर है मतलब कि इस संहिता को कहाँ कहाँ इसका पालन किया जाता है, कहाँ कहाँ इसके अनुसार वाद
चलाए जा सकते हैं। तो सीपीसी की धारा 1 देखेंगे। सीपीसी की धारा 1 में बताया है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जब से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2019 के अनुसार पुनर्गठित हुआ है, तब से सीपीसी जो है हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होती है। परंतु कहाँ लागू नहीं होती है? तो ये सीपीसी हमारी नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र, जो नागालैंड राज्य और जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार नहीं है। मतलब नागालैंड में भी हमारी सीपीसी का विस्तार नहीं है और जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर भी सीपीसी का विस्तार नहीं है, वहाँ पर सीपीसी का पालन नहीं किया जाता। परंतु वहाँ की अगर राज्य सरकार चाहे तो सीपीसी को उस राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उस राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अधिसूचना जारी करके नोटिफिकेशन, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करके उस क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में भी लागू कर सकती है या किसी क्षेत्र पर भी लागू कर सकती है। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे आप। धारा 1 में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्पष्टीकरण का कहना है कि भाई जनजाति क्षेत्र कौन सा होगा, जनजाति क्षेत्र कौन सा होगा। ऊपर हमने अभी पढ़ा कि जनजाति क्षेत्र पर हमारी सीपीसी का विस्तार नहीं है, यहाँ पर हमने देखो ये पढ़ा था, यहाँ पर जनजाति क्षेत्र। तो जनजाति क्षेत्र किसे कहा गया है? तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि जो 21 जनवरी 1972 1972 21 जनवरी के ठीक पहले, मतलब 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, तो जब संविधान निकालेंगे आप तो उसमें पीछे अनुसूचियां दी गई है, तो उसकी 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में वहां पर निर्देश दिए गए हैं कि असम के जनजाति क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये जो जनजाति क्षेत्र है इसका अर्थ लगाया जाएगा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में असम के जनजाति क्षेत्र, जो कि 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले 6ठी अनुसूची में उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। और आगे के लेक्चर में हम कैसे धाराओं को आदेश के साथ पढ़ा जाएगा, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे।